साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार थानवी और आपके सामने भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए आइडिया के बारे में, एक नए सिद्धांत के बारे में। हेलो। हेलो, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो, नमस्कार। क्या हम शुरू कर सकते हैं? हेलो। प्रिय साथियों, भारतीय विज्ञान संचारकों के इस ग्रुप में, इस समूह में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए आइडिया के बारे में, एक नए सिद्धांत के बारे में, एक नए शोध के बारे में। आप देखेंगे अभी दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के एक नए विचार को, एक नए आइडिया को, और कैसे वो सिद्धांत कैसे ये सिद्धांत पूरे विज्ञान को प्रभावित करता है, कैसे ये सिद्धांत सृजन और विनाश के पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है, यूनिवर्सल सिस्टम को प्रभावित करता है। इस एक नए आइडिया से विज्ञान पर, पूरे विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम चर्चा का विषय है हमारा चक्रमय ब्रह्मांड, दोलनी ब्रह्मांड, धड़कता ब्रह्मांड और वाइब्रेटिंग यूनिवर्स, कंपनमय ब्रह्मांड। इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये एक देखिए, धन्यवाद आपका। तो साथियों, आज हम प्रारंभ करते हैं एक नए विचार के बारे में, एक नए आइडिया के बारे में कि किस प्रकार से ब्रह्मांड कंपन करता है, किस प्रकार से ब्रह्मांड धड़कन करता है, किस प्रकार से ब्रह्मांड दोलन करता है। प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि मुनि लोग धड़कते ब्रह्मांड और दौलने ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। हमारे वेदों पुराणों में भी इसके बारे में चर्चा है और इसके बारे में काफ़ी हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में चर्चा है कि जीवन बार बार शुरू होता रहता है। आकाश से पिंड बनते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में भी है। तो दौलनी ब्रह्मांड का ये कंसेप्ट सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू किया था। उसके बाद में इसको वैज्ञानिक रूप से सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत में, सापेक्षतावाद सिद्धांत में ये आया। और आज हम इसके बारे में शुरू करने से पहले एक बात बताते हैं कि सभी आकाशीय पिंड, ब्लैक होल, गैलेक्सी, तारे और इस तरह से सभी
ग्रह और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी भी कोई भी घूर्णन नहीं करता और सभी ट्विस्ट होते हैं, टाइट होते हैं, मरोड़े जाते हैं, निचोड़े जाते हैं, स्प्रिंग की तरह कसे जाते हैं। और मैं आपको जो इसमें जो प्रस्तुत कर रहा हूँ उसके बारे में मेरे पास संदर्भ भी है कि किस संदर्भ के आधार पर मैं ये बात कहता हूँ, कैसे मैंने ये शुरुआत मैं कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पार्ट फर्स्ट में मैं आपको बता दूं कि ए वेरी स्पेशल एंड कॉमन ज्योमेट्री ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, आकाशीय पिंडों का एक बहुत ही एक विशिष्ट ज्यामितीय संरचना है और उनकी एक विशिष्ट ज्यामितीय संरचना को कैसी है उसी के बारे में इस पार्ट फर्स्ट में बता रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध नेबुलाओं के बारे में, कुछ प्रसिद्ध गैलेक्सियों के बारे में, गामा रे बस्ट के चित्रों के बारे में, सुपरनोवा और क्वाजार, पल्जार, न्यूट्रॉन स्टार और यूनिवर्स में जो कई तारे हैं, कई ग्रह हैं, उनकी एक विशेष ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है और उससे हम क्या बात कहना चाहते हैं, इसी के बारे में हम पहले पार्ट में बता रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में देखिए, ये एक ब्लैक होल के चारों ओर इस प्रकार से ट्विस्टिंग यानी कसते हुए और टाइट होते हुए इस प्रकार से ये एक संरचना आपको दिख रही है कि उनके एक्रीशन में भी और इसके और साथ में जेट में एक विशेष प्रकार का ट्विस्टिंग है। ये चित्र देखने के बाद में देखिए नेक्स्ट चित्र, ये इस प्रकार से जेट ट्विस्ट होते हुए आप देख रहे हैं और इस प्रकार से देखिए ये एक जब तारे को निगलता है, एक ब्लैक होल इस प्रकार से एक तारे को निगलते हुए, तो इसी प्रकार से ड्रैग होते हुए स्पेस टाइम किस प्रकार से ड्रैग हो रहा है, किस प्रकार से ट्विस्टिंग हो रहा है, ये एक प्रकार से कसते हुए ब्रह्मांड का एक ये छोटे छोटे चित्र आपके सामने शामिल कर रहा हूँ। ये गामा रे बस्ट का चित्र देखिए, इस प्रकार से ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग हो रहा है। इसमें घूर्णन जैसा, अगर इस चित्र को देखें, ध्यानपूर्वक देखें, तो घूर्णन जैसा कुछ भी नहीं है और ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का ये धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं हम। इस प्रकार से ये गैलेक्सियों के चित्र को देखिए, ये गैलेक्सियां आकाश गंगाएं, ये अलग अलग गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगाएं हैं, जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड जिसमें कुछ भी घूर्णन जैसा कुछ भी नहीं होता है और एक प्रकार का ट्विस्टिंग होता है और टाइटनिंग होता है। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड में जो कसना और खुलने का ये गुण है। आगे देखें, ये देखिए क्वाज़ार तारों के कुछ नेबुलाओं के चित्र मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो इन चित्रों को देखने से साफ और स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इनके दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, एक अद्भुत ट्विस्टिंग है, एक अद्भुत प्रकार का कसावट है। इनमें क्या है कि घूर्णन जैसा कुछ भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम। ये पल्सेटिंग स्टार के चित्र हैं, इनके मैग्नेटिक फील्ड और धड़कते हुए तारे जो हैं, पल्जार तारे हैं। उन पल्जार तारों में जो ये धड़कन, अगर आप इनके वीडियो को देखें तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वास्तव में ये एक प्रकार का ट्विस्टिंग है। धन्यवाद त्रिपाठी जी। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊपर से देखने पर मतलब कि टॉप से देखने पर एक गैलेक्सी के ऊपर इस प्रकार से ट्विस्टिंग होता हुआ एक संरचना दिखती है। और आगे बढ़ते हैं। ये स्पाइडर नेबुला का चित्र है। इसमें स्पाइडर नेबुला के चित्र में देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक प्रकार का ट्विस्टिंग है और ये ट्विस्टिंग के कारण इनकी ऐसी संरचना बनी है। और आगे चलते हैं। देखिए, ये है रेड रेक्टेंगुलर नेबुला। ये प्रकार की नेबुला है जिसकी संरचना बड़ी ही विशिष्ट संरचना है और इसमें ट्विस्टिंग को आप देख सकते हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसमें जो ट्विस्टिंग चल रहा है, ये देखिए, ये दोनों साइड में इसके एक प्रकार का अद्भुत ट्विस्टिंग दिख रहा है। यानी इनमें घूर्णन जैसा कुछ भी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
और आगे देखिए, ये इस प्रकार के जो ये चित्र हैं नेबुलाओं के, आंट नेबुला और इसी प्रकार से जेट नेबुला है ये, इनके चित्रों को देखिए। और ये जो चित्र हैं ये संकेत करते हैं कि वास्तव में ट्विस्टिंग जैसा कुछ भी नहीं, क्या गुणन जैसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इस प्रकार से ये नेबुलाओं के ईटा कैरिना नेबुला और होरग्लास नेबुला और अनेक प्रकार की नेबुला हैं, निहारिकाएं हैं, इनमें ट्विस्टिंग होता है। ये इस प्रकार से ये ट्विस्टिंग दिख रहा है इनके जेट में और एक्विजिशन में भी। तो ये इस प्रकार से ये ट्विस्टिंग कहाँ से आया, क्यों है, आखिर क्या कारण है कि इनके अंदर ये इस प्रकार से ट्विस्टिंग होता है, मैटर ड्रैग होता है, कसता है और टाइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार से एक ब्लैक होल के चारों ओर भी और इस प्रकार से नेबुलाओं के चारों ओर ट्विस्टिंग होता हुआ मैटर है ये। तो पार्ट फर्स्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि नेबुलाओं के और इस प्रकार से और भी कई गैलेक्सियों के अंदर ट्विस्टिंग स्पष्ट रूप से नजर आता है। घूर्णन जैसा कुछ नहीं होता है, एक स्प्रिंग की तरह कसावट होता है। और इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं ट्विस्टिंग के कारण, इस ट्विस्टिंग के कारण ही वास्तव में सारा ब्रह्मांड के अंदर जो अनेक गैलेक्सियां हैं, अनेक नेबुलाएं हैं, वो इस प्रकार से कसती है, इस प्रकार से टाइट होती है, ट्विस्ट होती है और स्प्रिंग की तरह कसती है। उनमें मैटर खिंचता हुआ, ड्रैग होता हुआ अंदर की तरफ खिंचता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। पार्ट सेकंड में हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंशियल रोटेशन इन सन, स्टार एंड गैस जिएंट। अब पार्ट सेकंड में देखिए आप, सूर्य की आकृति ऐसी क्यों है, तारों और गैस जिएंट ये सभी ऑब्लेट होते हैं। सोहो, स्टीरियो और एसडीओ के जितने भी इमेजेस मिले हैं, नासा के मिशन हैं सोहो, स्टीरियो और एसडीओ, उनमें सूर्य के जो इमेजेस मिली है और उनके वीडियो भी देखे गए हैं, उनसे पता चलता है कि वास्तव में क्या है कि इनकी सतह पर जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो इस प्रकार से इक्वेटोरियल पार्ट में ट्विस्टिंग, सूर्य के अंदर ट्विस्टिंग साफ नजर आती है कि सूर्य इस प्रकार से घूर्णन नहीं करता, एक प्रकार से एक कपड़े की तरह निचोड़ा जा रहा है, कसा जा रहा है। और सूर्य जो है इस प्रकार से, अगर उसके अब तक के आंकड़ों को देखें, सूर्य के अब तक के मिशन में जितने भी चित्र प्राप्त हुए हैं, जितने भी वीडियो प्राप्त हुए हैं, उनसे ये पता चलता है कि सूर्य जो है वो वास्तव में घूर्णन नहीं करता है, क्योंकि सूर्य की ऑब्लेट शेप जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। और सूर्य के ये देखिए डिफरेंशियल रोटेशन, ये डिफरेंशियल रोटेशन वास्तव में ये संकेत करता है कि वास्तव में सूर्य जो है वो कसता है, ट्विस्ट होता है, टाइट होता है। और आगे चलते हैं। जब हम सोलर इक्लिप्स, जो अभी कल की घटना है कि अर्जेंटीना और चिली और साउथ अमेरिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण था, उसमें चित्र जो प्राप्त हुए हैं उनसे भी पता चला है कि सूर्य के इस प्रकार से सूर्य के अंदर से जो पदार्थ और विकिरण और प्रकाश निकलता है, वो वास्तव में क्यों निकलता है, उसका कारण न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, बल्कि वास्तव में पूरा का पूरा सौर मंडल जो है वो कसता है और ट्विस्ट होता है, टाइट होता है। देखिए, सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो सूर्य का एक सोलर साइकिल जो होता है वो 11.1 वर्ष का होता है। उस 11.1 वर्ष के सोलर साइकिल में सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाता है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर चला जाता है। तो इसका वास्तव में कारण यह है क्योंकि सूर्य घूर्णन नहीं करता, सूर्य ट्विस्ट और टाइट होता है। इस कारण से सूर्य में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार के जो चित्र हैं जो हेलियोस्फेरिक करंट शीट के, और इसी प्रकार से सोलर सिस्टम में जो पदार्थ जो है निकलता है, सोलर वाइंड्स निकलती है, सोलर फ्लेयर निकलती है और कोरोनल मास इजेक्शन भी होता है। इस प्रकार से सूर्य जो है एक स्प्रिंकलर की तरह अपने अंदर से मैटर, पदार्थ और विकिरण और
रेडिएशन जो है और प्रकाश को भी बाहर धकेलता है। तो ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के कारण एंटायर सोलर सिस्टम जो है वो एक प्रकार से घूर्णन नहीं करता है। यानी सूर्य की सतह पर जो ये सन स्पॉट आप देख रहे हैं, अगर आप अभी देखेंगे तो सूर्य अगर टेलीस्कोप से देखेंगे तो सूर्य आपको इस पर रूप से घूर्णन करता हुआ मालूम पड़ेगा। ये सन स्पॉट से पता चलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक पूरे सोलर साइकिल की बात करते हैं, पूरे 11.1 वर्ष के सोलर साइकिल की बात करते हैं, तो सूर्य जो है पूरा का पूरा कस जाता है, फिर खुलता है और फिर टाइट होता है। इस प्रकार से सूर्य का व्यवहार जो है साइक्लिक है, सूर्य का व्यवहार जो है वाइब्रेटिंग है। सूर्य जो है कसता है और खुलता है। इसका प्रभाव इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर भी पड़ता है। और हजारों वर्षों में जो वास्तव में हम परिक्रमण देख रहे हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ग्रह देख रहे हैं, एक्चुअली वो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, वास्तव में ये एक दोलन का प्रभाव है। सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले जितने भी ग्रह हैं वो एलिप्टिकल पाथ पर यानी अंडाकार कक्षा में चलते हैं। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हजारों वर्षों में देखने पर पता चलता है कि सूर्य जो है, एंटायर सूर्य जो है, वो एक प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि सूर्य का जो 11.1 वर्ष का सोलर साइकिल है, उससे मालूम पड़ता है कि सन स्पॉट मैक्सिमम हो जाते हैं, फिर वापस मिनिमम हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाता है। इसी के साथ साथ क्या है, सूर्य की आकृति है, ऑब्लेट शेप है, वो भी चेंज हो जाती है। सूर्य का टेम्परेचर भी अप डाउन होता है। इस प्रकार से पूरे एक सोलर साइकिल को अगर देखें तो पूरा सोलर साइकिल से मालूम ये पड़ता है कि एंटायर सोलर सिस्टम इज ट्विस्टिंग। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो भी घटती बढ़ती है, एकदम कांस्टेंट नहीं रहती है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि वास्तव में सोलर सिस्टम जो है वो वास्तव में सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले ग्रह जो है वो परिक्रमण गति नहीं कर रहे हैं, बल्कि सूर्य के दोलनीय प्रभाव के कारण, सूर्य के दोलन करने के कारण, एक ट्विस्ट और टाइट होने के कारण तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ट्विस्ट और टाइट हो रहा है। अगर आप बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल को देखें ध्यान से तो उसमें ये मालूम पड़ता है, अगर आप इसके पोल को देखें और इस प्रकार से बृहस्पति ग्रह के इक्वेटोरियल पार्ट को देखें तो देखिए आपको एक ही डायरेक्शन में ही सारा मैटर चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर बृहस्पति के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें तो मैटर एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। और इस तरह से अगर बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा ऐसे हैं जो क्या है कि बृहस्पति ग्रह की उल्टी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग क्यों होता है, बृहस्पति ग्रह के ये चंद्रमा उल्टी परिक्रमा क्यों करते हैं। इसी प्रकार से सैटर्न ग्रह है, उसके वायुमंडल को भी देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह के जैसे ही शनि ग्रह के भी ये इस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन जो हो रहा है, ये सैटर्न का है, हेक्सागोन है, और इस प्रकार से सैटर्न के जो सरफेस पर जो वायुमंडल की मोशन है वो वास्तव में ये दिखाती है कि वास्तव में सैटर्न जो है घूर्णन नहीं करता है। और ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का प्रभाव जो गैलेक्सियों में है, नेबुलाओं में है, सूर्य और तारों में है, वही प्रभाव बृहस्पति और शनि में भी है और वो डिफरेंशियल रोटेशन के रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट देखिए, सैटर्न के इन चित्रों को देखिए, सैटर्न के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखिए, सैटर्न पर जो हेक्सागोन है उसके मोशन को देखिए। तो सैटर्न पर ये जो इस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन के ये जो अलग अलग बैंड है, ये अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग ये जो आप देख रहे हैं, अलग अलग मोशन देख रहे हैं, इसका कारण क्या है। नेक्स्ट देखिए, ये यूरेनस में भी इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यूरेनस में भी इसी प्रकार से आप डिफरेंशियल रोटेशन उसके पोल पर और पोल्स पर, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, और उसके इस प्रकार से ये मोशन को आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखिए कि इसके क्या क्या मतलब निकलते हैं। ऐसा ही हम नेपच्यून के बारे में देख सकते हैं कि नेपच्यून यूरेनस के जैसे ही नेपच्यून का मून ट्रिटन है वो उसकी उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है, यानी रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग करता है। ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे मिले हैं जिनके चारों ओर ग्रह जो एक्सोप्लैनेट परिक्रमा करते हैं वो प्रोग्रेड और रिट्रोगेट यानी एक दिशा और उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं करते हैं।
इनके क्या मायने निकलते हैं, इसको लार्ज स्केल पर आप सोचिए, बड़े स्तर पर सोचिए कि सारे ब्रह्मांड में कई तारे भी ऐसे हैं जो अपनी गैलेक्सी की परिक्रमा जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं करते। इस तरह से क्या है कि और आगे चलते हैं, अगर नेपच्यून के पूरे अलग अलग लेटीट्यूड पर आप मोशन को देखें और इसके पोल्स पर देखें तो वास्तव में ये नेपच्यून ग्रह जो है घूर्णन नहीं कर रहा है, ये सब ट्विस्टिंग हो रहा है, टाइटनिंग हो रहा है। और जैसे गैलेक्सियों में होता है, नेबुला में होता है, तारों में होता है, सूर्य में होता है, इसी प्रकार से गैस जिन प्लैनेट में भी होता है। तो ये जो ट्विस्टिंग का टाइम पीरियड है, जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, जो सौर चक्र है 11.1 वर्ष का होता है। तो गैस जिन प्लैनेट बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में कितने समय का होता है, उसमें ये एक प्रश्न उठ सकता है कि उनके लिए क्या टाइम है। हालांकि अभी तक इसके बारे में ज्ञात नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंशियल रोटेशन मोशन है, जो इक्वेटर पर या क्या लेटीट्यूड पर और पोल्स पर देखते हैं, इस प्रकार से अलग अलग दिखाई दे रही है आपके सामने। तो ये वास्तव में अगर और आगे देखें कि सभी आकाशीय पिंडों में एक ट्विस्टिंग का प्रभाव होता है, अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा उसको कसती है, जैसे गैलेक्सियों को, ब्लैक होल को, तारों को, और इसी प्रकार से सूर्य और गैस जिन प्लैनेट को कसती है। अब हम पार्ट थर्ड में शुरू करते हैं कि क्या इसका पृथ्वी पर भी प्रभाव पड़ता है, क्या ऐसा कुछ पृथ्वी में भी है। मैं जो ये बात कह रहा हूँ, पहले किसी वैज्ञानिक ने ऐसी बात कही है, क्या वास्तव में पृथ्वी पर डिफरेंशियल रोटेशन, ट्विस्टिंग, टाइटनिंग का प्रभाव पड़ता है, क्या पृथ्वी भी कसी जा रही है। इसी को मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो मोशन होता है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता है। जो आप बृहस्पति में, शनि में, यूरेनस में, नेपच्यून में देखते हैं, वही प्रभाव अगर आप पृथ्वी में देखें तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से इस प्रकार से गति कर रहा है। और आगे देखते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी पर ये अलग अलग वाइंड्स है, जो अलग अलग पोलर एक्सटर्नलीज और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स, और इस प्रकार से ये जो वाइंड्स का मोशन है, वास्तव में ये ट्विस्टिंग का प्रभाव है। पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है। कैसे हो रही है ट्विस्ट और टाइट, और प्रश्न ये भी उठता है कि कितने समय में ऐसे ट्विस्ट और टाइट होती है। ये देखिए कि महासागरों का पानी, महासागरों का जल जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है। ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के प्रभाव से इस प्रकार से ये जो है इसमें मोशन चलता है। और आगे हम देखते हैं जो डिफरेंशियल रोटेशन है वो एक समय जो गैलेक्सियों में ट्विस्टिंग टाइटनिंग होता है, तारों में होता है, नेबुला में होता है, वो ही अंततः गैस जिन प्लैनेट में और धीरे धीरे क्या है पृथ्वी में भी वो इसी तरह से हमें दिखाई देता है। तो अगर हम पृथ्वी पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें अगर देखें तो वहाँ पे ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा। यहाँ पे आप इंडिया को नोट कीजिए, इंडिया पर जो बेंडिंग आपको दिख रहा है, इंडिया का बेंडिंग जो नेचर है, वो जो इसके पूरे आकृति को देखिए आप इंडिया को। नेक्स्ट देखिए तो कोरियोलिस फोर्स कहाँ से आया और कैसे वो ट्विस्ट करता है। नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात और प्रति चक्रवात क्यों आते हैं, वास्तव में पूरी ब्रह्मांड व्यापी कहानी क्या है, ये सोचने की बात है कि पृथ्वी का जन्म जो है उस समय से लेकर के, पृथ्वी के जन्म से लेकर के ये कोरियोलिस फोर्स कैसे अस्तित्व में आया और क्यों इस प्रकार से हवाएं, इस प्रकार से महासागरों का पानी इस प्रकार से कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में उल्टी दिशा में चलता है। ये इस प्रकार से प्लेट मोशन के जो एरो दिखाई देते हैं नासा के मिशन के द्वारा, जो जीपीएस ग्लोबल पोजिशन सिस्टम से जो प्लेट मोशन होता है उन पर डिफरेंशियल रोटेशन का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। तो ये इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं प्रभाव, आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग। इस प्रकार से आप जो ये देख रहे हैं जो प्लेट की बाउंड्रीज है, जहां पे एरो है, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन और ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन, इस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स की जो प्लेट्स है उनमें मोशन होता है। उसके पीछे मेन कारण यह है कि पृथ्वी जो है ट्विस्ट और टाइट हो रही है, पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है।
इसी के कारण कहीं पर डाइवर्जेंट प्लेट मोशन होता है, कहीं पे कन्वर्जेंट प्लेट मोशन होता है, कहीं पे ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन होता है, कहीं पे फॉल्ट होता है, कहीं पे फोल्ड होता है। ये देखिए आगे, ये इस प्रकार से जो जुपिटर में डिफरेंशियल रोटेशन है, जो सैटर्न में है, जो यूरेनस और नेपच्यून में है, वही डिफरेंशियल रोटेशन अंततः पृथ्वी पर महाद्वीपों को आकृति देता है। तो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे छोटे कॉन्टिनेंट्स हो, सभी पर ट्विस्टिंग का प्रभाव आप देख सकते हैं। अगर आप देखें ध्यान से, सूर्य में जो डिफरेंशियल रोटेशन है, जो बृहस्पति में है, जो शनि में है, जो यूरेनस और नेपच्यून में है, वही डिफरेंशियल रोटेशन एक समय पृथ्वी में भी था। और उसी ने क्या है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका को ऐसी शेप दी। तो वास्तव में ये जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बारे में बताया जाता है, दोनों एक दूसरे में फिट होते हैं और एक जिग्सा पजल की तरह फिट होते हुए मालूम पड़ते हैं। और इस प्रकार से ये कहा जाता है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स जो है फिट थे, इसके प्रमाण दिए जाते हैं, उनका गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैं उसको एकदम सही, उसके सही रूप में उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। देखिए आगे कि इस प्रकार से इन कॉन्टिनेंट्स की शेप क्यों बनी। लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन के कारण इस प्रकार से साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इनकी आकृति ऐसी हो गई। और आगे बढ़ते हैं हम। ये इस प्रकार से देखिए कि डिफरेंशियल रोटेशन के कारण जो मिड अटलांटिक रिज है, वो उसकी आकृति ऐसी क्यों है। ये सभी कॉन्टिनेंट्स को ध्यान से देखने पर वही डिफरेंशियल रोटेशन जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में है, वही पृथ्वी पर इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो ये जो स्थान है पृथ्वी पर, ये जो स्थान है, इनको ध्यान से नोट कीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं कि फिलीपींस, कंबोडिया और इस प्रकार से जो ये जापान के पास के और ऑस्ट्रेलिया के पास के ये स्थान है, यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से ये बेंडिंग आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो मैक्सिको और कैरिबियन और ये जो स्थान है पनामा और इस तरह से, यहाँ पर भी बेंडिंग का प्रभाव स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से मिडिल अटलांटिक देखो, चाहे आप ड्रैक पैसेज देखो, और अंटार्कटिका देखो, चाहे आप आर्कटिक देखो। इसी प्रकार से हवाई टापू में जहां पर क्या है, एक बैंड है, हवाई बैंड कहते हैं उसको। ये बेंडिंग का कारण ये है कि इस प्रकार से ट्विस्टिंग के कारण इस प्रकार की शेप ये बन गई। और आप पृथ्वी के इन स्थानों को देखिए, ये ट्विस्टिंग क्यों है। साउथ अमेरिका के इस तरफ जो पश्चिम की तरफ, और इधर एशिया के पूर्व की तरफ, इस प्रकार से एक गैप बन जाता है और ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है कसी जा रही है, निचोड़ी जा रही है, मरोड़ी जा रही है। तो अफ्रीका के पास में जो मेडागास्कर है, या ऑस्ट्रेलिया के पास में जो न्यूजीलैंड है, या जो साउथ अमेरिका के पास में छोटे छोटे टापू है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि वास्तव में ट्विस्टिंग का प्रभाव है। तो पृथ्वी वास्तव में घूर्णन नहीं कर रही है, ट्विस्ट और टाइट हो रही है, मरोड़ी और निचोड़ी जा रही है। और हवाएं, पानी और सॉलिड जो लिथोस्फीयर क्रस्ट है, उस पर इसके प्रभाव को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार से जो पृथ्वी पर प्रभाव है, ये देखिए इस प्रकार से ट्विस्टिंग का प्रभाव आप देख सकते हैं। नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, इस प्रकार से आप ट्विस्टिंग के प्रभाव को देख सकते हैं और डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव को देख सकते हैं। एक तरह से पृथ्वी कसी जा रही है। ये देखिए कि एक प्रकार से एस प्रकार की आकृति बनती है। ये एस प्रकार की आकृति ऐसी क्यों बनी। ये इस प्रकार से ये जो देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और इसके बीच के स्थान जो मैक्सिको और इसके आसपास के कैरिबियन के स्थान, यहाँ पे एक प्रकार से पूरा का पूरा ये एस प्रकार की शेप बनता है। और ये अफ्रीका और इस प्रकार से ये एक प्रकार से एस प्रकार की ऐसे शेप बनती है। तो ये लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन, लॉन्ग टाइम ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के कारण इस प्रकार से जो है ये जो शेप बनी है। तो वास्तव में पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं कर रही है, हवा और पानी से ही नहीं, बल्कि ये भी हम देख सकते हैं कि जो सूर्य में है, जो बृहस्पति में है, शनि में, यूरेनस, नेपच्यून में है, ब्रह्मांड के इतने ग्रहों में है, तारों में है, वही पृथ्वी में भी इसी प्रकार से दृष्टिगोचर होता है। हम पृथ्वी में भी वो देख सकते हैं। इंडिया की शेप को देखिए आप, और इसी प्रकार से आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो कंबोडिया और इस प्रकार से फिलीपींस, ये इस प्रकार से जो स्थान है, इन पर ट्विस्टिंग के प्रभाव को देख सकते हैं। यही नहीं, रूस के ऊपर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है नोविया ज़ेमेलिया, और वहां पर ट्विस्टिंग का प्रभाव आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और आगे देखिए
कि मैंने पृथ्वी के मैप को, पृथ्वी पर महाद्वीपों के मैप को बृहस्पति पर चिपका करके ये तुलना करके बताया है कि वास्तव में जो डिफरेंशियल रोटेशन जुपिटर में है, जो डिफरेंशियल रोटेशन सैटर्न में है, वहीं आप क्या है पृथ्वी में देख सकते हैं। पृथ्वी पर भी वो उसका सॉलिड क्रस्ट पर यानी लिथोस्फीयर क्रस्ट पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के वायुमंडल पर भी वो प्रभाव दिखाई देता है। और इसी प्रकार से आप पृथ्वी के महासागरों में भी, पानी पर भी देख सकते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये रिंग ऑफ फायर है जिसको कहते हैं, वास्तव में ये स्थान इतना एक्टिव क्यों है, यहाँ पर भूकंप इतने ज्यादा क्यों आते हैं, और इसी प्रकार से मिड अटलांटिक रीज इतनी एक्टिव क्यों है। वास्तव में पृथ्वी पर ट्विस्टिंग के प्रभाव के कारण ये सब क्या है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। इस प्रकार से देखिए ये जो मिड अटलांटिक रीज है इसकी आकृति इस प्रकार से है। ये ऐसा क्यों है? और हम आगे इसी को देखिए आप, इन चित्रों को, ये इस प्रकार से पृथ्वी को में ट्विस्टिंग दिखाई देता है। और आगे देखते हैं, देखिए कि जो विल्सन साइकिल है, ये विल्सन साइकिल जिसमें क्या है कि इस प्रकार से बार बार क्या है कि कॉन्टिनेंट्स का मोशन दिखाया जाता है, पास आते हैं, दूर जाते हैं, और इस प्रकार से ये और आगे देखते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से ट्विस्टिंग के कारण, पृथ्वी के ट्विस्ट और टाइट होने के कारण ये इस प्रकार की मिडिल अटलांटिक रीज की आकृति बनी। और आगे देखते हैं तो पृथ्वी पर जितने भी भूकंप आते हैं वो भूकंप क्यों आते हैं, मैक्सिमम और उसके बाद में वापस मिनिमम हो जाते हैं। नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में जो भूकंप आते हैं, तो आप अगर देखें कि साउथ अमेरिका में जो चिली है या अर्जेंटीना है या ब्राजील है, वहाँ पे जो भूकंप आते हैं, या इधर जापान और इधर चीन और इधर इंडिया और इसी प्रकार से इधर एशिया के दूसरे स्थानों पर, इस प्रकार से नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में जो भूकंप आते हैं, वास्तव में वो डिफरेंशियल रोटेशन के कारण है, वास्तव में वो ट्विस्टिंग के कारण है। इसी कारण से भूकंप आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर फॉसिल्स जो मिले हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर जो सिमिलर फॉसिल्स मिले हैं, जो प्लांट्स के जो मिले हैं, अलग अलग जानवर मिले हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये सभी आपस में फिट थे कॉन्टिनेंट। इस कारण से क्या है कि ये फॉसिल्स और इस प्रकार से जानवरों, एक जैसे जानवर, एक जैसे फॉसिल जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले हैं, या इंडिया के कुछ स्थानों में, या अंटार्कटिका के कुछ स्थानों में, मैं इसका खंडन करता हूं, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। मेरे पास में ये विचार है कि लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन के कारण एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट पर इस प्रकार से क्या है कि जानवर और इस प्रकार से दूसरे प्लांट्स है वो पहुंच गए। इस प्रकार से फॉसिल्स, इस प्रकार से मिनरल्स, इस प्रकार से रॉक सिमिलरिटी कि साउथ अमेरिका में कुछ रॉक्स ऐसी है जो अफ्रीका में भी है, इसी प्रकार से साउथ अमेरिका में कुछ मिनरल्स ऐसे मिले हैं, इस प्रकार से क्या फॉसिल्स भी मिले हैं। तो मैं इसका विरोध करता हूं कि देयर वाज नो सुपर कॉन्टिनेंट। इस प्रकार से सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था। पृथ्वी लंबे समय तक डिफरेंशियल रोटेशन के कारण, नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में अपोजिट मोशन के कारण इस प्रकार की आकृति जो महाद्वीपों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और महाद्वीपों में ट्विस्टिंग का प्रभाव इस प्रकार से साफ दिखाई देता है। महाद्वीपों में डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव एकदम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार से देखिए ये जो कहा जाता है कि सारे कॉन्टिनेंट्स, अल्फ्रेड वेगनर से पहले भी बहुत लोगों ने कहा कि महाद्वीपों की आकृति एक दूसरे में फिट होते हुए लगती है। ऐसा लगता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे में फिट थे, दूसरे कॉन्टिनेंट भी एक दूसरे से फिट थे, और इस प्रकार से एक पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट था। मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि वास्तव में लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन के कारण उनकी ऐसी आकृति बनी। और इस प्रकार से कॉन्टिनेंट को जो जुड़ा हुआ दिखाया जाता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। मैं कहता हूं साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए कभी भी नहीं थे। तो मैं इसको कैसे समझाता हूं कि सिमिलर रॉक्स, सिमिलर फॉसिल्स, सिमिलर मिनरल्स कैसे कैसे पहुंच गए एक स्थान से। तो लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन के कारण एक कॉन्टिनेंट से चलते हुए दूसरे कॉन्टिनेंट पर पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये सब आपस में जुड़े हुए थे। तो इंडिया अगर चल करके एशिया से टकराया और इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ,
तो इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? इंडिया जो है, जो श्रीलंका है, वो उसके साथ साथ चलते चलते तो ये कोई प्रकार का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? लाखों वर्षों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा कि साइंटिफिक रूप से संभव नहीं है। वास्तव में इंडिया ऐसा एशिया से जरूर टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ, और इस प्रकार से इंडियन प्लेट और तिब्बतियन प्लेट एक दूसरे के अंदर घुस रही है, ये जरूर है। लेकिन वास्तव में इसका कारण अलग है। वो कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं करती, पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट होती है। इसके कारण इंडिया की शेप जो है, यह आप गुजरात पे देख सकते हैं, और इंडिया के जो श्रीलंका इस तरफ चला गया, और कई नदियां और कई जो साउथ की तरफ मुड़ गई। तो इंडिया वास्तव में केवल नॉर्थ साइड की तरफ ही नहीं बढ़ रहा है, वो थोड़ा पश्चिम की तरफ भी कभी कभी झटके खाता है, कभी पूर्व की तरफ भी झटके खाता है, कभी दक्षिण की तरफ भी मूव होता है। लेकिन ये लगातार जो एवरेस्ट है वो ऊपर नहीं उठ रहा है, बल्कि कुछ समय ऐसा भी आता है जब क्या है कि इंडिया वापस साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ या वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ थोड़ा मूवमेंट होता है। इस प्रकार से इंडिया की शेप को आप ट्विस्टिंग होते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इंडिया बैंड हुआ दिखता है। इस प्रकार से देखिए, आप इस चित्र में मैंने बताया है कि इंडिया किस प्रकार से बैंड हुआ है। एक प्रकार से इस पे एक प्रकार का साइक्लोन है। तो दिल्ली में इस प्रकार से इतने भूकंप आते हैं, या गुजरात में आते हैं, या महाराष्ट्र के कई स्थानों पे आते हैं, या साउथ के कुछ, तो ये इसका कारण ये है कि वास्तव में एक प्रकार का इंडियन प्लेट पर ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है, और पृथ्वी के मरोड़े और निचोड़े जाने के कारण, पृथ्वी के कसने के कारण इस प्रकार से इंडिया जो है बैंड हो गया। और आगे चलते हैं कि इसमें आप देखिए एक ऑसिलेशन का प्रभाव। तो आपको जो अंटार्कटिका की जो शेप है, अंटार्कटिका की ऐसी आकृति क्यों बनी, या आर्कटिक ग्रीनलैंड की आकृति ऐसी क्यों बनी, या छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी आकृति ऐसी क्यों बनी? इसका कारण ये नहीं है कि वास्तव में सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। इसका कारण वास्तव में ये है कि अंटार्कटिका पर एक, जैसे सैटर्न पर हेक्सागोन की मोशन जो देखते हैं, सैटर्न के नॉर्थ पोल साउथ पोल को देखते हैं, जुपिटर के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखते हैं, इसी प्रकार से आप क्या है कि यूरेनस और नेपच्यून में देखते हैं, या ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें, तो जो जियो साइंटिस्ट कंपेरिजन करते हैं, केवल क्या है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट के आधार पर ये बताते हैं कि अंटार्कटिका की शेप का कारण ये है, या आर्कटिक की शेप का कारण ये है, आर्कटिक के एरिया में जितने भी ग्रीनलैंड और है। तो वास्तव में कारण ये नहीं है, बल्कि कारण ये है कि लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन ने इन अंटार्कटिका और आर्कटिक ग्रीनलैंड सबको ऐसी शेप दी। और आगे चलते हैं, देखिए, तो जो आपको यूरेनस में नजर आता है, जो सैटर्न में नजर आता है, जो जुपिटर के में नजर आता है, कि देखिए इनमें क्या है कि इनके पोल्स पर ऐसी मोशन है। तो ये ही आप अंटार्कटिका में देख सकते हैं। और ये ड्रैग पैसेज जो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में है का स्थान है। तो इस प्रकार से ये ट्विस्टिंग का प्रभाव आप क्या है कि पूरे पृथ्वी में देख सकते हैं, हवाओं में, पानी में, महासागरों के पानी में, और इसी प्रकार से क्या है कि जो कॉन्टिनेंट की जो शेप है उनमें भी देख सकते हैं। तो अगर आप आर्कटिक क्षेत्र को देखें तो और सैटर्न के नॉर्थ पोल को देखें या अंटार्कटिका को देखें, तो वास्तव में कारण क्या है? कारण यह है कि लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन और ट्विस्टिंग के कारण इस प्रकार की शेप बनती है, ना कि सुपर कॉन्टिनेंट के कारण। किसी प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था और महाद्वीप इस प्रकार से जुड़े हुए नहीं थे। इस प्रकार से पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। वास्तव में ये देखिए कि मैंने अंटार्कटिका के मैप को और साउथ पोल के मैप को और नॉर्थ पोल के मैप को बृहस्पति ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर चिपका कर ये बताने का प्रयास किया है कि देखिए किस प्रकार से ये दोनों पोलर मोशन में, देखिए ध्यान से, कि अंटार्कटिका की शेप का कारण ये है क्योंकि वहां पे एक प्रकार का डिफरेंशियल रोटेशन का, यानी ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का प्रभाव है। और आगे देखते हैं, देखिए ये इस प्रकार से अगर आप अपोजिट मोशन होती है सैटर्न के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, एक डायरेक्शन में नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो ये मोशन है ये अपोजिट मोशन है। आप नासा के कैसिनी मिशन के जो वीडियो हैं उनको देख करके ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये मैंने नासा के वेबसाइट से लिए हैं। और आगे चलिए, तो यूरेनस में देखें तो यूरेनस में भी इसी प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन होता है। इसी प्रकार से क्या है कि हमारे पृथ्वी पर जो है अंटार्कटिका की शेप का कारण
वास्तव में क्या है कि डिफरेंशियल रोटेशन यानी ट्विस्टिंग के कारण है, ना कि सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेकिंग के कारण। यानी सुपर कॉन्टिनेंट था और वो ब्रेक हुआ, ऐसा कभी कभी भी कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप मार्स प्लेनेट को देखें, उसके नॉर्थ और साउथ पोल को देखें, इसी प्रकार से सैटर्न का एक मून है टाइटन, उसको देखें तो उसके उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल पर जो ये है कि अंटार्कटिका की तरह की ही आकृति है। इस प्रकार से आर्टिक जो क्षेत्र है उसके ग्रीनलैंड जैसी आकृति है। और आगे देखें तो एक लॉन्ग प्रोसेस जो सूर्य में है, बृहस्पति में है, शनि में है, यूरेनस में है, नेपच्यून में है, इस प्रकार से अंततः हमारे इस पृथ्वी ग्रह में कॉन्टिनेंट को शेप देती है। तो वास्तव में कारण क्या है? एक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे आप बृहस्पति में देख रहे हैं कि उसका संपूर्ण वायुमंडल किस प्रकार से चल रहा है, सैटर्न का संपूर्ण वायुमंडल किस प्रकार से चल रहा है, इसी प्रकार से यूरेनस और नेपच्यून में देखिए कि उनका वायुमंडल और उसका पदार्थ किस प्रकार से मोशन कर रहा है। यही हमारे सूर्य में और तारों में देखें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो एक कॉमन प्रोसेस जो सभी आकाशीय पिंडों में होता है, ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का, वही पृथ्वी में दिखाई देता है। उसके कॉन्टिनेंट्स पर इसका प्रभाव होता है, उसके वायुमंडल में इसका प्रभाव होता है, इसी प्रकार से उसके जलमंडल में, उसके महासागरों के पानी पर भी इसी प्रकार का प्रभाव होता है। तो कोरियोलिस फोर्स जो आप बताते हैं, वास्तव में उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि कैसे अस्तित्व में आता है। स्लो बाय स्लो मोशन जो आप इस प्रकार से सॉलिडिफिकेशन देख रहे हैं, गैसियन प्लैनेट रॉकी प्लैनेट में कन्वर्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का एक वैज्ञानिक ऐसी बातें कर रहा है, उसके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। मैं बिना बेस की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास बेस है। और भी दुनिया में ऐसे कई लोग सोचने लगे हैं कि पृथ्वी पहले बड़ी थी और वो सुपर अर्थ थी, सुपर से पहले वो और बड़ी थी, और इस प्रकार से सुपर से पहले वो और बड़ी थी, और इस प्रकार से नेपच्यून, और इस प्रकार से यूरेनस, इस प्रकार से सैटर्न, और इस प्रकार से जुपिटर। आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार की जो ये आकृति है किस प्रकार से अब पृथ्वी में आई। तो पृथ्वी वास्तव में ट्विस्ट और टाइट होने से और पृथ्वी संपूर्ण रूप से मरोड़ी और निचोड़ी जाने से इस प्रकार से जो महाद्वीपों की ये आकृति बन गई। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य, तारे और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और पृथ्वी सभी घूर्णन नहीं करते, ट्विस्ट और टाइट होते हैं, मरोड़े और निचोड़े जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि वास्तव में आप ये बताइए फिर दिन रात कैसे होते हैं, ये परिक्रमण गति क्यों होती है, घूर्णन गति क्यों होती है। मैं आपको बता दूं कि वास्तव में परिक्रमण और घूर्णन गति को लार्ज यूनिवर्सल स्केल पर सोचने की आवश्यकता है। तो आप जो पृथ्वी के बारे में जो देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, पृथ्वी के इस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं, मैं फटाफट नहीं कह रहा हूं कि पृथ्वी फटाफट ट्विस्ट हो रही है, लेकिन बहुत स्लो मोशन में। जब भूगोलवेत्ता ये समझाते हैं कि जो सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ और फिर एक पूर्व में चला गया, एक पश्चिम में चला गया, उत्तर में चला गया, एक दक्षिण में चला गया, तो मैं ये प्रश्न करता हूं उनसे कि वास्तव में क्या ये फिर पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है आपके अनुसार। एक कॉन्टिनेंट पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, एक उत्तर में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है। वो उनका जवाब है कि ये लाखों वर्षों में होता है, तत्काल नहीं होता है। आप बहुत ही छोटे टाइम की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी दोलन का प्रभाव, जो ट्विस्टिंग का प्रभाव है, वो लॉन्ग प्रोसेस में होता है। बहुत ही स्लो मोशन में पृथ्वी ट्विस्ट हो रही है, टाइट हो रही है। हवाएं और पानी का मोशन स्पष्ट रूप से दिखाता है। कई लोगों ने वीडियो द्वारा पृथ्वी के घूर्णन को बताया। अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिखाई देती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पृथ्वी जो ट्विस्टी और टाइट होती है वो बहुत ही स्लो मोशन में होती है, फटाफट नहीं होती है। इसी प्रकार से सूर्य जो है वो 11.1 के पूरे एक सौर चक्र में पूरा कस जाता है। उसके चारों ओर घूमने वाले जो प्लेनेट, परिक्रमा करने वाले प्लेनेट है, वो उसके द्वारा कसते हैं, ट्विस्ट और टाइट होते हैं, और उनमें अंडाकार इलिप्टिकल ऑर्बिट की शेप आ जाती है। इसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा परिक्रमा करता है, उस पर भी पृथ्वी के ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के प्रभाव के कारण वो एक प्लेन में नहीं रहता, और इसी प्रकार से उसके ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के प्रभाव के कारण चंद्रमा जो है वो इलिप्टिकल पाथ पर पृथ्वी के चारों ओर चलता है। ये पृथ्वी के दोलन का, पृथ्वी के ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का प्रभाव है।
नेक्स्ट करते हैं हम। तो प्रश्न ये आता है कि ये जो मैं इतना कह रहा हूं वो उसके लिए क्या ब्रह्मांड व्यापी प्रोसेस है। देखिए, पृथ्वी का जो संपूर्ण पदार्थ है वो लेड फॉर्म में है, लेड स्ट्रक्चर में है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट और इस प्रकार से जो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ये जो है सभी ये क्या है कि अलग अलग लेयर्स में है। और इसके बाद में अगर आप देखें वायुमंडल भी क्या है कि अलग अलग इसके लेयर लेयर है। थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ओजोन लेयर और इस प्रकार से स्ट्रेटोस्फीयर, ये सभी अलग अलग लेयर्स फॉर्म में हैं। और आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी में इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट और इस प्रकार से इसका वायुमंडल, इस प्रकार से ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ये एक प्रकार से अलग अलग ये सभी सभी चंद्रमाओं में, सभी प्लैनेट्स में होता है। सूर्य में भी यही यही स्थिति है कि उसका कोर, रेडिएटिव जोन, कंडक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये कोरोना, ये अलग अलग लेयर फॉर्म में है। और आगे बढ़ते हैं तो आप अगर ब्रह्मांड में जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, यानी ब्रह्मांड में जो पदार्थ है, अदृश्य द्रव्य और पदार्थ है, वो इसी प्रकार से अस्त व्यस्त रूप से फैला हुआ नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक ढंग से वो ब्रह्मांड में फैला हुआ है, व्यवस्थित रूप से जमा हुआ है। तो ब्रह्मांड के केंद्र से लेकर के और दूर तक ये जो पदार्थ है, अदृश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, वो अस्त व्यस्त ढंग से बिखरी हुई नहीं है, बल्कि एक प्रकार से लेड फॉर्म में है। जैसे सूर्य में, तारों में पदार्थ जो है लेड फॉर्म में होता है, जैसे ग्रहों में होता है, जैसे हमारी पृथ्वी में होता है। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से लेड फॉर्म में देखिए सूर्य, ग्रहों, तारों, सभी के पदार्थ जो है उसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी यानी अदृश्य पदार्थ जो लेड फॉर्म में उनके साथ में है। इस प्रकार से पृथ्वी की आकृति जो है वो ऑब्लेट है। ऐसा सबसे पहले क्या है कि आइजैक न्यूटन ने कहा कि घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी जो है पोल पर दब जाती है और इक्वेटर पर फैल जाती है, बल्किंग इन इक्वेटर एंड फ्लैटिंग ऑन पोल्स। तो वास्तव में ये ऐसा जो शेप है पृथ्वी का, ऑब्लेट शेप है, वो पृथ्वी में नहीं बल्कि अन्य ग्रहों में भी है, गैसियन प्लैनेट में भी है। इसके बाद में देखें तारों में भी है। अगर सूर्य की आकृति को देखें तो वो ऑब्लेट है, तारों की आकृति को देखें तो वो ऑब्लेट है। और आगे चलते हैं तो एक ब्लैक होल का अर्गोस्फीयर होता है, वो भी ऑब्लेट शेप का होता है। इस प्रकार से ऑब्लेट शेप जो है ये प्लैनेट्स, मून्स, स्टार और दूसरे ग्रहों में है। और इस प्रकार से ये रोटेशन के कारण नहीं है। वास्तव में इसका गणितीय मतलब क्या है, आगे चलते हैं देखते हैं। ये ऑब्लेट शेप है, ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये ऑब्लेट शेप परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार से जो पृथ्वी का ऑब्लेट शेप है, जो मतलब क्या है कि पोल पर फ्लैटनिंग और इक्वेटर पर बल्गिंग, ये क्या है कि पृथ्वी का जो ये अंडाकार आकृति है, इस प्रकार से एक इलिप्टिकल ये आकृति है, उसका कारण क्या है। और आगे बढ़ते हैं, ये ऑब्लेटनेस स्थिर नहीं रहती है, ये बदलती रहती है, यानी इक्वेटोरियल रेडियस और पोलर रेडियस जो है वो परिवर्तित होती रहती है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये इस प्रकार से जो है पृथ्वी के इक्वेटर और पोल्स है, उस पे क्या है कि पोल्स पर दबती है और इक्वेटर पर फैलती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में सूर्य का ऑब्लेट शेप है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। सूर्य की जो शेप है उस तो इस पे अनुसंधान हुआ है। अनेक वैज्ञानिकों ने, सोलर वैज्ञानिकों ने यह अनुसंधान किया है कि सूर्य की ऑब्लेट शेप यानी पोल पर फ्लैटनिंग और इक्वेटर पर बल्गिंग बदलती रहती है। इक्वेटर पर वो फैलता और फिर पिचकता है, और इसी प्रकार से पोल पर भी फैलता और पिचकता है। तो सूर्य की इस वेरिएबल ऑब्लेटनेस का कारण क्या है, ये सोचने की बात है। और 3D में इसको कैसे दिखाएंगे, 3 डायमेंशन में इसको कैसे समझाएंगे। अभी इतना कहने के बाद में पार्ट 5 में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर कि जीवन कहाँ से आया। आखिर पृथ्वी पर ये सजीव जगत हम देख रहे हैं, पृथ्वी पर ये इतना विशाल एक जीव साम्राज्य ये कहाँ से आया। हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर अनेक पुष्प है, अनेक पौधे हैं, अनेक जीव जंतु हैं, उनमें ट्विस्टिंग का नेचर होता है सभी सजीव जगत में। यानी आप अगर किसी भी प्लांट्स की बात करें, किसी बैक्टीरिया की बात करें, या फिर आप क्या मनुष्य की बात करें, मैमल्स, ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया, सभी में ट्विस्टिंग होता है।
तो देखिए आप कि नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो शंख मिलते हैं वो एक दूसरे के विपरीत मुड़े हुए होते हैं। और आगे देखते हैं तो ब्रांचिंग ऑफ लीव्स और ब्रांचिंग ऑफ स्टेम्स, फ्लोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल शेप ऑफ फ्रूट्स, ये सब क्यों, इनकी ऐसी विशेष आकृति क्यों है? कई पौधे होते हैं वो एकदम ट्विस्ट हो जाते हैं। नॉर्थन और साउथर्न पार्ट में जो पृथ्वी के नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ट्विस्टिंग अपोजिट होता है। इन प्लांट्स को देखिए ध्यान से, एक लॉन्ग प्रोसेस, ब्रह्मांड से चलते हुए, ब्लैक होल से चलते हुए, तारों से चलते हुए, नेबुलाओं से चलते हुए, तारों से चलते हुए, सूर्य, फिर गैस दानव और फिर पृथ्वी में वो प्रकट होते हैं। तो ये ट्विस्टिंग की एक लॉन्ग प्रोसेस है जो अंततः हमारे फल सब्जियों में और फलों में, इस प्रकार से पौधों में, इस प्रकार से जीव जंतुओं में, इस प्रकार से जीवाणुओं में और बैक्टीरिया में, सभी में प्रकट होते हैं। तो देखिए आप, ये हमारा कंकाल एक विशेष रूप से दिखाई देता है। ये कंकाल ऐसा क्यों है? तो हमारा बॉडी स्केलेटन, मैमल्स, ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया, सभी का एक स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर आखिर आया कहाँ से? तो ये इस प्रकार से एक मनुष्य के चारों ओर जो ये एक टॉरस के रूप में आपको दिखाया है, उसके हार्ट का बीट दिखाया गया है, इस प्रकार से धड़कता उसका हृदय, इस प्रकार से पल्स निकलते हैं। वास्तव में ये क्या कारण है? तो मैं कहता हूं कि एआई ओपेरिन ने जो सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, हालांकि अब तक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के जो सिद्धांत आए हैं, स्पेशल क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बायोजेनेसिस, बायोकेमिकल इवोल्यूशन, पेनिस्प्रिमिया और इस प्रकार से हाइड्रोथर्मल थ्योरी ऑफ डीप हाइपोथर्मल, जो समुद्र में इस प्रकार से जीवन का। तो मैं ये कहता हूं, आप एआई ओपेरिन के सिद्धांत को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर आर्थ और इस प्रकार से आर्थ, इस प्रकार से पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई, बायोकेमिकल इवोल्यूशन हुआ, बड़े स्लो मोशन में हुआ। और इस प्रकार से आप सूर्य में भी इसको शामिल कर सकते हैं। सूर्य, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और सुपर आर्थ से अर्थ, इस प्रकार से पृथ्वी पर धीमी गति से जीवन का अस्तित्व आया। तो केमिकल इवोल्यूशन जो हुआ, जो एआई ओपेरिन थ्योरी कहती है, सिद्धांत कहता है, मैं उसमें थोड़ा सा ये परिवर्तित कर रहा हूं कि मैं पृथ्वी के जन्म को एक नए तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि पृथ्वी पहले सुपर आर्थ थी, उससे पहले नेपच्यून थी, नेपच्यून से पहले यूरेनस थी, यूरेनस से पहले सैटर्न थी और सैटर्न से पहले जुपिटर थी। तो बृहस्पति ग्रह स्थिर नहीं है, उसमें रासायनिक बदलाव हो रहे हैं। इसी प्रकार से शनि ग्रह में भी रासायनिक बदलाव हो रहे हैं। इसी प्रकार से यूरेनस, नेपच्यून में भी रासायनिक बदलाव हो रहे हैं। इसी प्रकार से सुपर आर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर जो आज हम देख रहे हैं, वो जीवन बहुत पहले से अस्तित्व में आ चुका था और वो इस प्रोसेस में चलते हुए अंततः हमारे इस पृथ्वी पर इस रूप में आज प्रकट हुआ है। तो एक कॉमन प्रोसेस है, एक कॉमन ज्योमेट्री है, वो ब्रह्मांड में ब्लैक होल से, तारों से और नेबुलाओं से, तारों से होते हुए, फिर गैस दानव से, फिर सुपर अर्थ से होते हुए अंततः पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व आया। तो एआई ओपेरिन का सिद्धांत को हमें एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा बैक लेने की आवश्यकता है। और अब हम बात करते हैं पार्ट 6 की। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके थ्योरी में अभी तक मैथमेटिक्स हमें दिखाई नहीं देती, इसमें मैथमेटिकल पार्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने उनको बताया कि डिवीजन ऑफ मैटर इन ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सभी आकाशीय पिंडों में जो पदार्थ का डिवीजन है वो अलग अलग लेयर फॉर्म में है, अलग अलग लेयर हैं वो, और इस प्रकार से उनकी आकृति भी ऑब्लेट है। जैसे सूर्य की आकृति ऑब्लेट है, तारों की आकृति ऑब्लेट है, और इसी प्रकार से मैं ये कहता हूँ कि ब्लैक होल की आकृति भी ऑब्लेट है। और साथ में मैटर का डिवीजन जो है वो कंसेंट्रिक है। तो वास्तव में अगर ऑब्लेट शेप है तो कन्फोकल, गणित के अनुसार उसका मतलब होता है कन्फोकल लेयर्स होनी चाहिए। तो ये आगे और दिखाता हूं, देखिए ये फॉर्मूला है ऑब्लेट शेप के पैरामेट्रिक इक्वेशन का। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है, इसमें म्यू, न्यू और फाई के जब डिफरेंट वैल्यूज रखी जाती है तो इस प्रकार से ये देखिए, ये इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है। इसमें लैम्डा के मान रखते हैं, ए और सी के मान रखते हैं।
इस प्रकार से आप जब इनके वैल्यू रखते हैं तो अलग अलग हाइपरबोला बनते हैं, अलग अलग इलिप्स बनते हैं। और 3 डायमेंशन में अगर इस बात को सोचें तो अलग अलग इलिप्सॉइड बनते हैं, अलग अलग हाइपरबोलॉइड बनते हैं। और इस प्रकार से अगर आप इलिप्स की कनफोकल की बात करते हैं तो लैम्डा के डिफरेंट वैल्यू रखने पर अलग अलग हाइपरबोला बनेंगे, अलग अलग इलिप्सेस बनेंगे। ये 2D की बात है। 3D की बात देखिए, 3 डायमेंशन में अगर देखें तो ए के डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, सी के डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, लैम्डा के वैल्यू रखते हैं, तो आप इसमें हाइपरबोलॉइड और इस प्रकार से वास्तव में अलग अलग ऑब्लेट शेप देख सकते हैं। तो 2 प्रकार के अंडाकार आकृति होती है, एक होती है प्रोलेट, एक होती है ऑब्लेट। प्रोलेट का मतलब होता है खड़ा अंडा और ऑब्लेट का मतलब पड़ा अंडा। इस प्रकार से अगर आप और आगे बढ़ें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बताया जाता है कि पृथ्वी जो है वो स्पेस फैब्रिक में इस प्रकार से उसको ट्विस्ट करती है, बेंड करती है। तो मैंने वैज्ञानिकों से प्रश्न किया, अनेक बार मैं करता रहता हूं कि अगर एक ही तरफ ये बेंड करती है तो दूसरे ऊपर वाले पार्ट में बेंड नहीं करती है। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है, हर एक विद्यार्थी ऐसा प्रश्न कर सकता है। तो वास्तव में क्या होता है कि ये जो फैब्रिक है, स्पेस फैब्रिक है, वो कोई तालाब नहीं है, कोई पानी का तालाब नहीं है जिससे क्या है कि द्रव्यमान जो है, मतलब मास जो है, वो स्पेस को बेंड करता है, ट्विस्ट करता है। ऐसा नहीं है, बल्कि वास्तव में संपूर्ण पूरे स्पेस 3D स्पेस को वो ट्विस्ट करता है, टाइट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए, ये आपको मैंने चित्र बताया है, इसके पास में ये जो चित्र है, ये इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, ये वीडियो कि हाउ ग्रेविटी वर्क, वास्तव में ग्रेविटी कैसे काम करती है। ये मास जो वास्तव में स्पेस फैब्रिक को इस प्रकार से दबाता नहीं है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये सिद्धांत यहीं पे जाकर के गलत साबित होता है। ना ही कोई न्यूट्रॉन स्टार और ना ही कोई ब्लैक होल जो है वो स्पेस के फैब्रिक को या दबाता नहीं है, बल्कि वास्तव में क्या होता है कि ये स्पेस जो है वो ग्रहों, तारों और गैलेक्सियों को इस प्रकार से, ब्लैक होल सभी को ट्विस्ट और टाइट करता है। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि ऑब्लेट यानी कि सूर्य, ग्रहों, तारों और इस प्रकार से ब्लैक होल सभी का आकृति जो है कनफोकल ऑब्लेट है, और उसमें हाइपरबोलॉइड भी है, और साथ में वो ट्विस्ट और टाइट भी हो रहे हैं। ये मेरी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो इसके आगे मैं चलता हूं। देखिए, इस प्रकार से जो ऑसिलेशन का मतलब है, ऑसिलेशन का मतलब है कि 3 डायमेंशन में ट्विस्टिंग, यानी ऑसिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्लेट स्फीरॉइड, यानी कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड। जो मैंने अभी जो ये आपको बैक में लेता हूं, ये जो चित्र बताया है, इसका मतलब है कि 3 डायमेंशन में ये ट्विस्टिंग ऐसे होता है। ये इस प्रकार से इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, यूट्यूब पर मैंने इसको अपलोड किया है और आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा। और देखिए आगे, इस प्रकार से ये जो कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के जो फॉर्मूले हैं, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और दूसरा क्या है कि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में दिखाया है। ऊपर वाला जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जिसमें म्यू, न्यू और फाई के डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, तो डिफरेंट ऑब्लेट आते हैं और साथ में ऑब्लेट स्फीरॉइड आते हैं और साथ में हाइपरबोलॉइड भी बनते हैं। और जो कार्टेशियन फॉर्मूला है उसमें लैम्डा के डिफरेंट वैल्यू रखने पर, ए और सी के डिफरेंट वैल्यू रखने पर अलग अलग ऑब्लेट्स बनते हैं, ऑब्लेट स्फीरॉइड बनते हैं और साथ में हाइपरबोलॉइड्स भी बनते हैं। मैंने कुछ ही संख्या में बताए हैं, लेकिन अगर इनको और अधिक संख्या में दिखाएं तो तारों में जो ब्लैक होल में जो एक्रीशन होता है या जेट बनता है, उसका कारण ये है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी का वास्तविक स्ट्रक्चर ये है कि पृथ्वी में सारा मैटर जो है वो इस प्रकार से डिवीजन, उसका मैटर इस प्रकार से डिवीजन होता है और इस प्रकार से उसमें हाइपरबोलॉइड का स्ट्रक्चर होता है। तो पृथ्वी जो में जो ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग होता है उसको इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के अनुसार, और सूर्य और तारों में भी इसी तरह से मैं समझाता हूं कि सूर्य का वास्तव में स्ट्रक्चर ये है। उसका संपूर्ण पदार्थ जो है लेड फॉर्म में है, कनफोकल फॉर्म में है, सूर्य की आकृति ऑब्लेट है, और साथ में सूर्य जो है वो ऑसिलेट करता है, पल्सेट करता है, ट्विस्ट और टाइट होता है। इस प्रकार से देखिए, सूर्य का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है तारों की या फिर सूर्य की और या फिर ग्रहों की, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में कैसे बदल जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल में कैसे बदल जाता है, ये इस प्रकार से
टू डिफरेंट कन्फोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड में ऑसिलेशन के कारण है। वास्तव में टॉरस जैसी कोई आकृति नहीं होती है ब्रह्मांड में, कोई प्रकार का ना किसी सजीव की आकृति जो है टॉरस होती है। आप सेब को देखते हैं, संतरे को देखते हैं और कई प्रकार के फलों को, बीजों को देखते हैं, ऐसा लगता है, टमाटर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो टॉरस जैसा है। इसी प्रकार से पृथ्वी के बारे में कहा जाता है, इसी प्रकार से कई आकाशीय पिंडों के बारे में कहा जाता है कि वो टॉरस शेप के हैं। वास्तव में टॉरस जैसा कुछ भी नहीं होता है। वास्तव में ये इसका कारण ये है कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड के स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है। तो लिविंग्स, नॉन लिविंग्स जितने भी लिविंग्स और नॉन लिविंग्स है, उनमें एक प्रकार का पल्सेशन चलता है। तो जो ब्रह्मांड में है, जो तारों में है, जो ब्लैक होल में है, जो गैलेक्सियों में है, वो अंततः हमारे ग्रहों में प्रकट होता है। और इस प्रकार से हमारे पृथ्वी में जो मैमल्स, ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया, सभी के स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं। और हमारे 2 हाथ 2 पैर क्यों है, इसी प्रकार से कॉकरोच का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, मक्खी का ऐसा क्यों है, इसी प्रकार से कई बैक्टीरिया है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। तो एक ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की एक लॉन्ग प्रोसेस ये इंडिकेट करती है कि इस प्रकार से जो ये जैसे एक प्लांट्स है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वास्तव में उसके चारों ओर ऐसे ऑब्लेट्स प्रकार का आभा मंडल बन जाता है, जिसको ओरा कहते हैं। और कहते हैं, देखिए आप, हमारे बॉडी के चारों ओर इस प्रकार से एक ओरा बन जाता है। हमारा कंकाल जो है ऐसा क्यों है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, स्केलेटन, हमारा कंकाल ऐसा क्यों दिखता है, या मैमल्स का क्यों दिखता है, इसी प्रकार से ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, सबका ऐसा क्यों दिखता है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस जो चलती हुई अंततः हमारे सजीवों में, निर्जीवों में, सभी में प्रकट होता है। महाद्वीप, महासागर सभी प्रभावित होते हैं। महाद्वीपों की आकृति का कारण ये है। तो घूर्णन जैसा कुछ भी नहीं होता ब्रह्मांड में। घूर्णन जो है वो एक अननेचुरल बात है, और वास्तव में नेचुरली अगर देखा जाए तो कोई भी घूर्णन नहीं करता। सभी के ऑसिलेशन की एक रेट है, सभी के ऑसिलेशन का एक दर होती है, एक टाइम पीरियड होता है। हर आकाशीय पिंड धड़कता है, ट्विस्ट होता है, टाइट होता है और ऑसिलेट होता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसका एक फ्रीक्वेंसी होती है। और आगे चलते हैं, पार्ट 7 में बताते हैं किस प्रकार से आकाशीय पिंड बनते हैं और किस प्रकार से वो नष्ट हो जाते हैं, और ब्रह्मांड कैसे धड़कता है और कैसे ब्रह्मांड जो है कसता हुआ ब्रह्मांड और ट्विस्ट और टाइट होता हुआ ब्रह्मांड सर्जन करता है। ये चित्र आप जो देख रहे हैं वास्तव में ये बताता है कि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी का निर्माण इस प्रकार से नहीं हुआ कि प्लेनेटेजिमल स्मॉल पिंड थे, वो आकर के टकराते गए, चिपकते गए। बड़े स्तर पर देखिए आप, मरकरी कैसे पैदा हुआ, इसी प्रकार से वीनस कैसे बना, इसी प्रकार से अर्थ कैसे बना, मार्स कैसे बना, इस प्रकार से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून कैसे बने, प्लूटो कैसे बना, और इस प्रकार से सोलर सिस्टम हमारा कैसे बना। वास्तव में वास्तव में हमारा जो सोलर सिस्टम है, यह चंद्रमा जो इस प्रकार से एक अनजाना सा एक मंगल ग्रह आ करके पृथ्वी से टकराया, और इस प्रकार से पृथ्वी से टकराने के बाद में जो पदार्थ छिटका, वो पदार्थ चिपकता हुआ, वो डेब्रिस चिपकता हुआ अंततः वो चंद्रमा का रूप ले लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। चंद्रमा की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई, या बृहस्पति के जो इस प्रकार से 79 चंद्रमा है, या सैटर्न के 82 चंद्रमा है, उनकी उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई। यूरेनस के जो 24 चंद्रमा है, या नेपच्यून के जो 17 चंद्रमा है, 17 मून है, वो इस प्रकार से उत्पन्न नहीं हुए। ये एक गलत थ्योरी है। वास्तव में चंद्रमाओं की उत्पत्ति ऐसे नहीं होती है। तो हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा सौर मंडल कैसे जन्म लेता है, तारे कैसे बनते हैं, ग्रह कैसे बनते हैं, ये इस प्रकार से जो दिखाया गया है कि एक गैस डस्ट इकट्ठा होता गया, इस प्रकार से वो पार्टिकल ऐसे इकट्ठे होके, संघनित होके इस प्रकार से घूर्णन करने लगे, और इस प्रकार से एक्रीशन बन गया। आज अनेक वेधशालाएं हैं, उनके माध्यम से बताया जाता है कि देखिए अंतरिक्ष में ये तारे बन रहे हैं, ग्रह बन रहे हैं। ये एकदम झूठी बात है, ये गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं था। तारे ऐसे जन्म नहीं लेते, ना ही कोई भी प्लैनेट्स की उत्पत्ति ऐसे नहीं होती है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कि ये किस प्रकार से ये जो दिखाए हैं, इनको वीडियो के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है, ये गलत दिखाया गया है। वास्तव में हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई, और ना ही हमारे सौर मंडल का विकास ऐसे हुआ। हमारा सौर मंडल पहले बड़ा था, ये निश्चित है, और बड़ा था, ये भी निश्चित है, और बड़ा था, ये भी निश्चित है।
इस प्रकार से हमारा सौर मंडल अतीत में बहुत बड़ा था, भीमकाय था, बड़े बड़े सूर्य जो है एक भीमकाय तारा था। और हमारे जो पृथ्वी और वीनस और मरकरी और इस प्रकार से क्या है कि मंगल ग्रह है, मार्स, ये बड़े थे और बड़े थे और बड़े थे, इन पे जीवन था। कैसे था जीवन, हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमारा जो सूर्य था वो बहुत भीमकाय तारा था, हमारा जो पृथ्वी है वो गैस दानव था, हमारा जो वीनस प्लेनेट है वो और बड़ा था। इस प्रकार से हम बैक में जाए तो हमारा सोलर सिस्टम बहुत विशाल आकार का था और भविष्य में ये सिकुड़ता जाएगा और सिकुड़ते सिकुड़ते अन्य आखिर क्या बनेगा, सिकुड़ते सिकुड़ते बृहस्पति जैसा हो जाएगा, फिर शनि जैसा हो जाएगा, फिर यूरेनस नेपच्यून जैसा हो जाएगा। देखिए हमारा सूर्य जो है पहले बड़ा तारा था और बड़ा तारा, तो सूर्य का भविष्य क्या है, सूर्य का अंत कैसे होगा, तारों का अंत कैसे होता है। सूर्य का अंत किसी प्रकार के जो अब तक बताया जाता है वो गलत है। सूर्य का अंत एक ब्लैक होल के रूप में या न्यूट्रॉन स्टार के रूप में नहीं होगा, बल्कि सूर्य धीरे धीरे एक छोटे तारे में, फिर उससे छोटे तारे में, फिर उससे छोटे तारे में, फिर बृहस्पति ग्रह में, फिर शनि ग्रह में, फिर यूरेनस में, फिर नेपच्यून में, फिर सुपर अर्थ में और फिर पृथ्वी में, पृथ्वी से आगे वीनस में, वीनस से आगे मार्स में। और इस प्रकार से देखिए सूर्य का फ्यूचर ये है, सूर्य का भविष्य ये है कि सूर्य जो है लो मास स्टार में बदल जाएगा, फिर एक इस प्रकार से एक द्वार तारे में बदल जाएगा, फिर बृहस्पति ग्रह में बदल जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये जो सूर्य है वो ठंडा, तारे जो ठंडे होते हैं वो तारे ठंडे होते होते दूसरे तारों में परिवर्तित होते हैं, दूसरे से अगले तारों में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार से हमारा पृथ्वी जो ग्रह है पहले क्या था, पहले एक सुपर अर्थ था। और पृथ्वी का भविष्य क्या है, पृथ्वी का भविष्य है वीनस। तो पृथ्वी जो वास्तव में क्या है, सिकुड़ रही है। इस सिकुड़न का प्रभाव इसके कॉन्टिनेंट्स पर पड़ता है, इसके कारण प्लेट मोशन होता है, फॉल्ट होता है, फोल्ड होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन होता है, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन होता है, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन होता है। इस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। तो वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे जो सुपर अर्थ है वो धीरे धीरे पृथ्वी में परिवर्तित हो जाती है, आप मेरे सिद्धांत से समझ सकते हैं। और देखिए लॉन्ग प्रोसेस है कि सूर्य एक समय बाद में धीरे धीरे एक छोटा तारा बनेगा, उसके बाद में और सिकुड़ेगा और ठंडा होता जाएगा और धीरे धीरे वो क्या है कि एक प्रकार के बृहस्पति ग्रह से जैसा हो जाएगा, एक गैस दानव ग्रह जैसा हो जाएगा। इस प्रकार से वो सैटर्न में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि खगोल शास्त्रियों को बृहस्पति और सूर्य के बीच में के अनेक आकाशीय पिंड मिले हैं और बृहस्पति और शनि के बीच के मिले हैं, शनि और यूरेनस के बीच के मिले हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के मिले हैं, नेपच्यून और सुपर अर्थ के बीच के मिले हैं और सुपर अर्थ और पृथ्वी के बीच के जो है, इस प्रकार से अनेक एक प्रकार के श्रृंखला बन जाती है। तो नासा का केपलर मिशन जो 2009 में प्रारंभ हुआ था और अभी 2018 में ये समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से केपलर मिशन से जो अनेक प्लैनेट्स की खोज हुई, पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में जानकारी मिली और इस प्रकार से एलियन प्लैनेट के बारे में ये जो मिशन था इसके माध्यम से अनेक पृथ्वी जैसे ग्रह, अनेक बृहस्पति और शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रह मिले। और इस मिशन के माध्यम से ये पहली बात पता चल गया कि हमारे पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं और उससे भी बड़े ग्रह हैं, नेपच्यून से भी मिनी नेपच्यून है, नेपच्यून से थोड़े बड़े हैं, यूरेनस से थोड़े बड़े हैं, यूरेनस और इस प्रकार से सैटर्न से और बड़े हैं। तो एक प्रकार की कड़ी बन जाती है, एक प्रकार की श्रृंखला बन जाती है, एक प्रकार की चेन बन जाती है और उससे यह पता चलता है कि वास्तव में पृथ्वी के जन्म का वर्तमान सिद्धांत गलत है और पृथ्वी का जन्म जो है वो जो सूर्य के एक्रीशन से जो पदार्थ जो है छिटकता हुआ वो टकराने से नहीं हुआ। तो पृथ्वी का वास्तव में भविष्य क्या है, पृथ्वी का भविष्य ये है कि पृथ्वी एक समय बाद में वीनस में कन्वर्ट हो जाएगी, वीनस से फिर वो मार्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मार्स से फिर वो इस प्रकार से गैनीमीड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो इस प्रकार से टाइटन में, इस प्रकार से मरकरी में, इस प्रकार से धीरे धीरे वो दूसरे चंद्रमाओं में बदलते बदलते आयु में, इस प्रकार से चंद्रमाओं में बदलते धीरे धीरे वो एक कॉमेट में बदल जाएगी और कॉमेट से फिर वो एक एस्ट्रॉयड में बदल जाएगी, एस्ट्रॉयड से फिर वो ब्रेक होकर के मीटियोर्स में बदल जाएगी और इस प्रकार से ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी।
कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी किसी अचानक तरह से नष्ट नहीं होगी, पृथ्वी का अंत किसी प्रकार से अचानक नहीं होगा। तो हमारा पृथ्वी का ये ग्लोब जो है वास्तव में सिकुड़ रहा है, पृथ्वी सिकुड़ रही है, पृथ्वी फैल नहीं रही है, एक्सपेंड नहीं हो रही है। जैसा कि एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ने कहा कि हमारी ये पृथ्वी जो है एक्सपेंड हो रही है, लेकिन पृथ्वी एक्सपेंड कितनी होगी, कहाँ तक होगी, इसके बारे में उनके पास में जवाब नहीं था। यहीं पर आकर के वो मात खा गए। हमारा ये कहना है कि पृथ्वी का भविष्य जो है इस प्रकार से सिकुड़ते सिकुड़ते वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। तो ऐसे सिकुड़ते एक ग्रह में कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, कैसे प्लेट मोशन होता है, ये सभी हम समझा सकते हैं। और कैसे पृथ्वी जो है ट्विस्ट और टाइट होते हुए द्रव्यमान खोती है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने यह बताया कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान घटते घटते आखिर पृथ्वी सिकुड़ती जाएगी और इस प्रकार से भविष्य में पृथ्वी का जो है आकार घटता जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, साइज भी कम हो जाएगा, ग्रेविटी भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर और एवरीथिंग ये लॉस कर रही है। इस प्रकार से पृथ्वी का साइज और पृथ्वी का मास, पृथ्वी की ग्रेविटी, पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सभी जो है कमजोर पड़ रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी जो है अतीत में एक सुपर आर्थ थी, उससे पहले नेपच्यून थी, मिनी नेपच्यून थी, मिनी नेपच्यून से पहले नेपच्यून थी, उससे पहले यूरेनस थी, यूरेनस से पहले सैटर्न थी, सैटर्न से पहले जुपिटर थी और जुपिटर से पहले एक बड़े ग्रह यानी हॉट जुपिटर थी। इस प्रकार से हमारा जो सूर्य जो है, तो सूर्य जो है पहले बड़ा तारा था, फिर उससे वो सिकुड़ता हुआ छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया और वर्तमान साइज में आ गया। और भविष्य में उसका क्या होगा, ये सूर्य का भविष्य क्या है, इस प्रकार से सूर्य जो है सिकुड़ता जाएगा। तो बृहस्पति शनि में कन्वर्ट होता है, शनि यूरेनस में, यूरेनस नेपच्यून में, नेपच्यून सुपर आर्थ में, सुपर आर्थ पृथ्वी में, और इस प्रकार से फिर वीनस में, फिर मार्स में, फिर गैनीमेड में, फिर प्लूटो में। इस प्रकार से पृथ्वी जो अतीत में कैसी थी और भविष्य में किस प्रकार से सिकुड़ते हुए, ये है पृथ्वी के सूर्य के भविष्य का चार्ट है। इसमें मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि सूर्य जो है इस प्रकार से धीरे धीरे क्या है कि उसका अंत होता है, धीरे धीरे वो गैस दानव में बदलता है, फिर रॉकी प्लेनेट में बदलता है, फिर रॉकी प्लेनेट से फिर वो मून में बदलता है, मून से फिर वो धीरे धीरे एक कॉमेट में बदलता है, कॉमेट से धीरे धीरे वो एस्ट्रॉयड में, और इस प्रकार से ब्रह्मांड में विलीन होता है मीटियोर्स के ब्रेक होते हुए। इस प्रकार से जो ये हमने चार्ट बताया, इस चार्ट को ध्यान से देखिए कि ब्रह्मांड में सर्जन कैसे होता है, कैसे एक ब्लैक होल बनता है और कैसे वो भविष्य में डिफरेंट स्टार में कन्वर्ट होता है, और डिफरेंट स्टार में कन्वर्ट होते हुए इस प्रकार से क्या है कि हमारे सूर्य में बदलता है। सूर्य जो है बृहस्पति में, बृहस्पति शनि में, शनि यूरेनस में, यूरेनस नेपच्यून में, नेपच्यून सुपर आर्थ में, और सुपर आर्थ से पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और प्लूटो, मरकरी। इस प्रकार से धीरे धीरे गैनीमेड में, इस प्रकार से मून्स में, फिर कॉमेट में और एस्ट्रॉयड्स में, और इस प्रकार से एस्ट्रॉयड ब्रेक होते हुए और इस प्रकार से मीटियोर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये उल्काओं की रेत अंततः ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के महासमुद्र में विलीन हो जाती है। इस प्रकार से देखिए कि हम दौलनीय ब्रह्मांड के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि दौलनीय ब्रह्मांड के बारे में रिचर्ड टॉलमान ने कहा था कि ब्रह्मांड जो है एक्सपेंड होता है और कॉन्टैक्ट होता है। तो ब्रह्मांड जो अभी तक बताया जाता है कि बिग बैंग से उत्पन्न हुआ, एक पॉइंट मास जो है वहां से उत्पन्न हुआ और एक्सपेंड करते हुए ये ब्रह्मांड कहाँ तक फैलेगा, कितना फैलेगा, वैज्ञानिकों के पास में इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे ब्रह्मांड की तो डेथ हो जाएगी, ऐसे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। तो फ्राइडमान और इस प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टाइन इन सब ने कहा कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन होता है। रिचर्ड टॉलमान ने पहली बार ये कहा कि वास्तव में क्या है कि ब्रह्मांड एक्सपेंड होता है और वापस कॉन्टैक्ट होता है। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ये चक्र जो है, इसको ऑसिलेटिंग यूनिवर्स मॉडल देते हैं। अब तक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पर अनेक लोगों ने अपने बात कही है। हिंदू धर्म में भी साइकिल्स ऑफ टाइम, यानी ब्रह्मांड हमारा जो है वो चक्रमय है, जो सर्जन होता रहता है, फिर विनाश होता है, फिर सर्जन होता है, ऐसा हिंदुइज्म में कहा जाता है। सबसे पहले चक्रमय ब्रह्मांड की अवधारणा यानी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अवधारणा
हिंदू लोगों ने दी। और इसी प्रकार से फिर बाद में इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में पहली बार साइंटिफिक रूप में इसका एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश किया गया। तो उसमें उसके बाद रिचर्ड टॉलमान ने ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को ये बताया कि यूनिवर्स एक लिमिट तक फैलता है, एक लिमिट तक फिर सिकुड़ता है। इस प्रकार से हजारों के हजारों चक्र चलते रहते हैं। इस प्रकार से लगातार अनंत काल तक ये ब्रह्मांड ऑसिलेट करता रहता है। उसके बाद में रोजर पेनरोज ने भी ऐसा कहा कि हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उन्होंने ट्विस्टर थ्योरी के माध्यम से भी ये बताया। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अवधारणा क्या है। हर एक आकाशीय पिंड एक्सपेंड होता है, कॉन्टैक्ट होता है। पृथ्वी एक्सपेंड होती है, कॉन्टैक्ट होती है। गैस दानव ग्रह, हमारा सूर्य भी एक्सपेंड होता है, कॉन्टैक्ट होता है। तारे भी एक्सपेंड होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो यूनिवर्स जो है, बिग बैंग कैसे होता है, बिग बैंग फैलता है। मैं बिग बैंग का विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं बिग क्रंच को भी मानता हूं। इस प्रकार से यूनिवर्स जो है, जो ये कहा जाता है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के माध्यम से पता चला कि बिग बैंग के थ्योरी के बारे में। आज हमारे देश के महान वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर है, जो ये कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति जो है वो बिग बैंग के माध्यम से, जो उनके गुरु थे जो फ्रेड हॉयल, उन्होंने कहा कि यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग के कारण क्या है कि एक्सपेंड होता जाता है। तो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड होता है, लेकिन एक लिमिट तक एक्सपेंड होता है और सिकुड़ता है। हमने इसके वीडियो भी बनाए हैं, इनके एनिमेशन भी बताए हैं। तो बिग बैंग ऐसे नहीं हुआ था। ये जो चित्र आपको दिखाया जाता है कि यूनिवर्स जो इस प्रकार से स्टार्ट हुआ और इस प्रकार से लाइट पार्टिकल, फिर हैवी पार्टिकल, और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या है कि लाइट एलिमेंट बने, और इस प्रकार से धीरे धीरे गैलेक्सियां बनी, और इस प्रकार से गैलेक्सियों में तारे बने, तारों में फिर ग्रह बने। ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या है कि हमारा यूनिवर्स जो है साइक्लिक है। यूनिवर्स जो है ट्विस्ट होता है, टाइट होता है। ब्रह्मांड जो है ऑसिलेट करता है, और वो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स जो है वो इस प्रकार से जो ये बताया जाता है, इस प्रकार से यूनिवर्स जो है। तो हमारे इस पूरे प्रेजेंटेशन को हमने सार गर्भित करके, संक्षिप्त करके आपके सामने प्रेजेंट किया कि द अर्थ डज नॉट रोटेट, ऑल द प्लैनेट्स डज नॉट रोटेट, द सन डज नॉट रोटेट, ऑल द स्टार्स डज नॉट रोटेट, ऑल द गैलेक्सीज डज नॉट रोटेट। कोई भी आकाशीय पिंड घूर्णन नहीं करता, ब्लैक होल भी घूर्णन नहीं करते। इस प्रकार से यूनिवर्स जो है वो ट्विस्ट और टाइट होता है। इस प्रकार से हमने ये चित्र बताया है, और इस चित्र के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी तारा, कोई भी गैलेक्सी जो है वो घूर्णन नहीं करते। वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड इस प्रकार से कसता है और खुलता है। हमने अपने अनेक उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने का कोशिश किया है कि वास्तव में प्रकृति हो, चाहे लिविंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग्स हो, सभी में ट्विस्टिंग का नेचर होता है। हर सजीव और निर्जीव में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का नेचर है। इसी प्रकार से तारों में है, ग्रहों में है। तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम ये जो दौलनीय ब्रह्मांड का जो ये हम मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, कृपया देखिए। मेरा एनिमेशन वीडियो है। इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और कैसे सूर्य जो है वो द्रव्यमान और ऊर्जा खोता है। कैसे आकाश गंगा ट्विस्ट और टाइट होती है। तो इस वीडियो को देखिए और अपनी इस बात को मैं देखिए कैसे सूर्य जो है वो ट्विस्ट और टाइट होता है, किस प्रकार से उसमें से रेडिएशन निकलते हैं, किस प्रकार से वो ऑसिलेट होता है, कैसे वो धड़कता है, कैसे तारे जो है ऑसिलेट होते हैं। इस प्रकार से आकाशीय पिंड, उनमें से पदार्थ निकलता है। सभी के ऑसिलेशन की रेट अलग अलग है।
ये केवल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। और इस वीडियो को अगर आप एनिमेशन की सुविधा मुझे उपलब्ध करा सकते हैं, अगर आप मुझे एनिमेशन के किसी एक्सपर्ट के पास ले जा सकते हैं, तो मैं इसको बेहतरीन ढंग से बता सकता हूं और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं। और इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनिवर्स जो है इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होता है, एक ब्लैक होल भी इसी प्रकार से ट्विस्ट टाइट होता है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आकाश गंगाएं कैसे ट्विस्ट होती है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो है। इसके बाद में एक वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो ये देखिए, तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी हो वो एक प्रकार की एक स्पाइरल गैलेक्सी है। और इसी प्रकार से और आकाश गंगाएं हैं जो स्पाइरल गैलेक्सियां हैं, वो इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट ऐसे होती है। इसको मैं इस वीडियो को मैंने स्वयं बनाया है और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एनिमेशन एक्सपर्ट की आवश्यकता है। तो प्रिय साथियों, आज की इस प्रस्तुतिकरण से आपको क्या लगा, कैसे आपके विचार है, क्या मैं सही हूं या गलत हूं, वैज्ञानिकों तक ये बात कैसे रखी जा सकती है, और ये मैंने एकदम सारगर्भित बात बताई है। अभी इसकी विस्तृत चर्चा और करनी है। और आपके माध्यम से मैं वैज्ञानिकों तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो से आपको क्या क्या मालूम पड़ता है, कैसा लगता है, और आज के इस प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा कहा जा सकता है। तो आज के इस प्रस्तुतिकरण को मैंने आप यहीं तक मैं कहने के बाद ये कहना चाहता हूं कि देश के वैज्ञानिकों के सामने ये चर्चा कीजिए। देश के वैज्ञानिकों को ये बताइए कि अनिल कुमार थानवी एक अध्यापक है और उनका गोलीय ब्रह्मांड के बारे में ये विचार है। वो पृथ्वी के घूर्णन को ऐसे समझाते हैं और दिन रात को ऐसे समझाते हैं, और सोलर सिस्टम के ओरिजिन और महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को इस तरह से समझाते हैं। आज के लिए आपने जितना सुना है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश के वैज्ञानिकों के सामने ये मेरी बात को रखेंगे और देश के वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे और मुझे इसको और अधिक विस्तार से बोलने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।